नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार शरद सबरवाल साहब ने लिखा है, पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे हैं। संपादकीय किस पे है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो आर्मीज गवर्नमेंट मानी जाती है, सेना द्वारा तय की गई सरकार। कहने को पाकिस्तान लोकतंत्र है, तो उस पर यह संपादकीय है, चर्चा कर रहा है कि हाल में पाकिस्तान में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उसके पीछे क्या कारण है, भारत पर उसके क्या असर हो सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड यूटिलिटी एग्जाम के लिहाज से हमको यहां पर मिलेगी, लेकिन फिर भी हम इस संपादकीय की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अधिकतर देशों में और खास तौर पर भारत के कई पड़ोस के देशों में, उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, एक समय तक बांग्लादेश के लिए भी ये बात सच थी, सेना बहुत ताकतवर रही है। सेना ने ना सिर्फ सीधे शासन किया है, बल्कि अधिकतर समय जिन लोगों को सत्ता पर बैठाया है उसकी चाबी, उसकी कुंजी भी अपने हाथों में रखी है। तो ये सवाल हमारे मन में कौंधता रहा होगा कि ऐसा क्या है कि इन पड़ोसी देशों में ऐसा होता है, ऐसा क्या है कि भारत में ऐसा नहीं होता है। तो वो समझने के लिए हम इस बार के जो पाकिस्तान की उथल पुथल हमारी आंखों के सामने हो रही है उसको समझेंगे। ब्रॉडली ये भी जान लेते हैं, डिटेल में हम कभी और जानेंगे कि ऐसा भारत में क्यों नहीं होता है और इन मुल्कों में ऐसा क्यों होता है। उसका एक कारण ऐतिहासिक माना जाता है कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भारत का विभाजन हुआ, तो जो अलग मुल्क बने, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बाद में पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के पास आर्मी की तो बड़ी एस्टैब्लिश्ड मशीनरी चली गई। एस्टैब्लिश्ड मशीनरी यानी कि उनकी जो सारी संस्थाएं थी, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था, वो भारत और पाकिस्तान को कमोबेश बेहतर स्थिति में, बराबर स्थिति में मिला। लेकिन जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस थे, जो नागरिक संस्थान थे, उनकी व्यवस्था भारत में तो बहुत मजबूत रही। यहां तक कि आप अंदाजा लगाइए कि आजादी के बाद पाकिस्तान के पास कई बेहतर पब्लिक बिल्डिंग्स तक नहीं थी अपने सालाना जलसे, आजादी के जलसे, इन सब चीजों को मनाने के लिए। ये केवल उदाहरण है। बेसिक बात क्या है कि वहां पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बहुत कमजोर थे, जबकि आर्मी के इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत थे। तो आर्मी वहां शुरू से ही शक्तिशाली रही और फिर उसको समझ में भी आ गया कि वहां के फ्यूडल या सामंतवादी एलिमेंट्स के साथ उसने अपना गठजोड़ कर लिया। तो राजनीति में सामंतवादी लोग आगे बढ़े, आर्मी हमेशा मजबूत रही, जबकि भारत में भूमि सुधार लागू होने के चलते सामंतवादी शक्तियां कमजोर रही। आर्मी के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग थे, लेकिन नागरिक संस्थाएं भी बहुत स्ट्रांग थी। ये कुछ मोटे मोटे कारण हैं, कुछ और कारण भी रहे हैं जिनकी चर्चा हम कभी और डिटेल में करेंगे कि किस तरीके से आर्मी को फिर भारत में रिस्ट्रक्चर किया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन किया गया, आदि इत्यादि। वो कारण अलग तरफ। आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या घट रहा है, भारत के उसके लिए क्या लेसन हैं। बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऊपर से ही हम बिंदुवार चर्चा की बजाय ब्रॉड एनालिसिस पे ही जोर देंगे कि पाकिस्तान में फिर से एक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी खोने की कगार पे है। फिर से क्यों कहा जा रहा है कि वहां अक्सर ऐसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री अपने समयकाल को या राष्ट्रपति अपने समयकाल को पूरा नहीं कर पाते हैं, सेना की ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। अभी के प्रधानमंत्री इमरान खान, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी उन्होंने बनाई 1996 में, लंबा अरसा हो गया, लेकिन उनका समय आया 2011 ऑनवर्ड्स, जब पूरी दुनिया को यह दिखने लगा कि आर्मी की चॉइस जो है वो नवाज शरीफ के विकल्प के तौर पर अब इमरान खान बन चुके हैं। उसके बाद इमरान खान सत्ता में आते हैं, नया पाकिस्तान का वादा करते हैं, 2018 में सत्ता में चुने जाते हैं। माना गया कि ये सत्ता उनको इसीलिए मिल पाई क्योंकि आर्मी सीधे सीधे उनके समर्थन में थी। वो आर्मी समर्थन में थी, उसके चलते जिस प्रकार की सरकार बनी उसमें इमरान खान साफ तौर पे आर्मी के साथ अपनी जो नजदीकियां हैं उनको दिखाते थे, स्पष्ट रखते थे दुनिया के सामने। और ये माना जाता था कि आर्मी के किसी काम को, आर्मी के किसी दखल को वो बुरे तरीके से नहीं लेते हैं, बुरे रूप में नहीं लेते हैं। हाइब्रिड गवर्नमेंट इसको कहा जा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे जटिल देश को चलाने के लिए जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिस समझ की जरूरत होती है, वो इमरान खान ने शो नहीं किया। उसके बाद कई समस्याएं देखने को मिली। ना सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती रही, पाकिस्तानी रुपये की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई, पाकिस्तान का फॉरेन जो
भंडार था, फॉरेन मुद्रा का भंडार, विदेशी मुद्रा का भंडार, उसका साइज कम हो गया, उसमें अमाउंट बहुत कम हो गया। भारत के साथ संबंध सुधारने का जो वायदा इमरान खान ने पाकिस्तानियों से किया था, उसमें भी वो विफल रहे। उन्होंने ऐसी शर्तें और ऐसी बातें बोली कि भारत के साथ संबंध बेहद बेहद खराब हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध लगातार खराब होते गए। उनका मानना था कि वो अमेरिका को एक बड़े फलक पर, अमेरिका के साथ एक बड़ी टेबल पर बैठ सकते हैं बराबरी के साथ, अफगानिस्तान के मुद्दे से इतर। लेकिन अमेरिका के साथ आज के समय में उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। उनके सबसे गंभीर जो दोस्त थे सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब तरह के मुल्क, उनके साथ भी उन्होंने कई बार दुश्मनी मोल ले ली। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने एक दिया जाने वाला लोन कैंसिल कर दिया और कई तरह की ऐसे कदम उठाए जिनको जानना हमें जरूरी नहीं है, जिनका जिक्र यहाँ पर है, लेकिन जिससे साफ हो गया कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान से बहुत खुश नहीं है। तो डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल फलक तक बहुत सारे फेलियर्स इमरान खान के देखे गए। और जैसा कि सेना द्वारा बैठाए गए शासकों के साथ अक्सर होता है, एक समय के बाद सेना को दिखने लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ समस्याएं हैं, या दूसरी ओर गहराई से समझें तो सेना अपने सपोर्ट पर बहुत समय किसी व्यक्ति को रख नहीं सकती सत्ता के केंद्र में, अगर वो इस मुगालते को बनाए रखना चाहती है कि देश में जमहूरियत है। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जनता में भी आक्रोश है और सेना को भी समझ में आ रहा था कि खास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर इमरान खान बुरी तरह से फेल कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं असल क्राइसिस, जहां सेना और नागरिक सरकार के बीच जो दरारें थी वो चौड़ी होने लगी। वो कब चौड़ी होने लगी कि जब इमरान खान चाहते थे फैज हामिद, जो आईएसआई के फॉर्मर डायरेक्टर थे, वो उनको बनाए रखना चाहते थे अपनी पोस्ट पर, ताकि जब बाजवा, जो कि वहां के इस समय आर्मी चीफ हैं, जब बाजवा रिटायर कर जाएं इस साल नवंबर में, तो फिर हामिद वहां के हेड बन सकें, आर्मी के चीफ बन सकें। लेकिन बाजवा को हामिद पसंद नहीं थे, तो अंततः वही हुआ जो सेना के चीफ चाहते थे। लेकिन इस पूरी तकरार में, इस पूरी रार में ये लड़ाई दुनिया के सामने आ गई। दुनिया को पता चल गया कि सेना और इमरान खान के बीच एक दरार है। ये पता चलने की देर थी। जो ऑपोजिशन है उसकी एकता की बात होने लगी, क्योंकि ऑपोजिशन को इशारा मिल गया कि सेना अब इमरान खान के साथ नहीं है। ऑपोजिशन एकता की बात हुई, लंबे लंबे मार्च निकले, सत्ता के जो गठजोड़ था वो भी टूटने लगा। वहां से भी कुछ दल मिल के निकल कर ऑपोजिशन के साथ जुड़ने लगे और अंततः फिर वही हुआ जो कि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। कुछ दिनों में 3 अप्रैल को इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग है। माना जा रहा है कि सरकार का गिरना तय है। सरकार गिरे या ना गिरे वो अलग बात है। बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार तो चुनाव के बाद ही आई थी, चुनी हुई सरकार ही थी। एक चुनी हुई सरकार किस तरह कुछ ही सालों में अपना कार्यकाल खत्म करने से बहुत पहले आज पाकिस्तान में गिरने की कगार पर है। क्या हो सकता है पाकिस्तान में? नवाज शरीफ के बड़े भाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बहुत समय तक सत्ता में वो भी नहीं रहेंगे, जल्दी चुनाव हो सकते हैं। ये हमारे लिए इंटरेस्ट का विषय नहीं है। इंटरेस्ट का विषय ये भी नहीं है कि इमरान खान ने इस बात का दावा किया है कि उनको गिराने के पीछे विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं। अक्सर नेता जब अपने डोमेस्टिक स्फीयर में कमजोर पड़ने लगते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं कि विदेशियों का हाथ है, वो उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं। इमरान खान ने भी रैलियों में एक चिट्ठी दिखाई है, बोला है कि चिट्ठी में लिखा है कि अमरीकी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर जाए। अमरीकियों ने कहा है कि हमें इससे क्या मतलब था, अमरीकियों ने इससे इनकार किया है। लेकिन फिर भी इमरान खान आने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, देशभक्त हूं, और विदेशी हैं जिनके साथ कुछ पाकिस्तानी मुल्क मुझे हटाना चाहते हैं, आप याद रखिएगा। खैर, ये सब भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है एक बात कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, असल में तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है कि भाई आपका अगर जनता ने आपको चुना था, कैसे पता चलता है कि जनता ने आपको चुना था? कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं तो आप माने जाते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव क्या करता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बहुसंख्या अब ये कहती है कि हम आपके साथ नहीं हैं, यानी कि अब आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रह गए हैं। तो ये लोकतंत्र में एक बड़ी मजबूत प्रक्रिया है। माना जाता है कि इससे लोकतंत्र गहरा होता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी इसको ऐसा माना जा सकता है? नहीं। जैसा हमने पूरी कहानी देखी कि ऑपोजिशन पार्टीज को ये जोश आया ही ये देखकर
कि आर्मी अब न्यूट्रल है। इसकी भी एक कहानी है। आर्मी ने एक बार इशारा किया कि ऑपोजिशन और करंट डिस्पेंसेशन इमरान खान की सरकार के बीच वो इस समय न्यूट्रल है। इसका मतलब था कि उन्होंने अब साथ छोड़ दिया है। तब से ही ऑपोजिशन पार्टियों को जोश आया। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये भले ही लोकतांत्रिक तरीके से हो रही प्रक्रिया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इससे पाकिस्तान में लोकतंत्र गहरा रहा है। हम क्यों चिंता कर रहे हैं? आप पूछेंगे इस पर इतना बड़ा संपादकीय क्यों किया? पाकिस्तान में लोकतंत्र गहरा रहा है या नहीं गहरा रहा है? इसलिए किया कि माना जाता है कि जब लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं तो वो शांति को लेकर ज्यादा संजीदा होती हैं। खासतौर पर अगर पाकिस्तान के साथ बात करें तो लॉजिकली, और इसके आप एक्सेप्शंस गिना सकते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ सेना के चीफ्स ज्यादा बेहतर तरीके से शांति प्रक्रिया में शामिल हो पाए, लेकिन वो अपवाद हैं, अपवाद नियम नहीं होते। उन पर चर्चा फिर कभी। अभी के लिए कि नागरिक सरकारें क्योंकि ज्यादा अकाउंटेबल होती हैं नागरिकों को, बजाय सेना के सपोर्ट पर टिके होने के बजाय, तो वो सेना की फंडिंग के बजाय, हथियारों पर फंडिंग के बजाय देश में महंगाई पर काबू करना, लोगों की गरीबी को हटाना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, उस पर ज्यादा फोकस करती हैं। और उनके लिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बेहतर रहे, संबंध बेहतर रहे। तो इसलिए भी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये इस बात का सबूत नहीं है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। इस बात का बिल्कुल सबूत नहीं है। सबूत इस बात का है कि पाकिस्तान में आज भी सेना बहुत महत्वपूर्ण है। सेना के इशारे पर ही सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, गिरती हैं और फिर से बनती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की नीतियां क्या होंगी भारत के प्रति, इसमें इसको डिटरमाइन करने में भी सेना का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और खास तौर पे इमरान खान के बाद की सरकार जो आएगी तो उस पर यह दारोमदार होगा कि वो भारत के साथ कैसे संबंध बनाती है। संपादकीय क्या कह रहा है? संपादकीय कह रहा है कि इमरान खान की सरकार के गिरने के बाद जो नई सरकार आएगी वो चाहेगी कि वो जनता का विश्वास जीते। अब जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या जरूरी है? क्या युद्ध जरूरी है जनता का विश्वास जीतने के लिए, या फिर समस्याओं से निपटारा जरूरी है? जिनको भी लोकतंत्र की समझ है वो कहेंगे कि समस्याओं के निराकरण को फॉलो करना, समस्याओं का निराकरण करना ज्यादा जरूरी होगा जनता के विश्वास को जीतने के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि सेना समर्थित सरकार अगर गिरती है और उसके बाद चुनाव होते हैं और नागरिक सरकार ही चुनी जाती है, क्योंकि सेना का इस समय कोई फेवरेट नहीं है, इमरान खान को हटाकर सेना जिसको लाना चाहे, तो अगर फिर से एक नागरिक सरकार आती है जो सेना की मोहताज नहीं है, तो भारत बेहतर संबंधों की उम्मीद कर सकता है। और अगर उस स्थिति में भारत से बेहतर संबंधों की पेशकश होती है तो फिर भारत को भी तैयार रहना चाहिए उन बेहतर संबंधों को रेसिप्रोकेट करने के लिए। तो ये था मोटा मोटा आज के संपादकीय का एनालिसिस। बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सवाल जो हम अक्सर अपने मन में सोचते हैं कि बार बार वहां तख्तापलट क्यों हो रहे हैं, वहां आर्मी इतनी मजबूत क्यों है, भारत में क्यों नहीं है, या वो लोग भी जो सोचते हैं कि काश भारत के शासन को आर्मी को दे दिया जाए, उनको ये कहानी सुनकर समझना चाहिए कि जो रियलिटी है, जो लोकतांत्रिक रियलिटी है, उसमें सेना का शासन जरूरी नहीं होता। सेना का अपना रोल है, नागरिक सरकारों का अपना रोल है, नागरिक सरकारों को अपना रोल निभाने देना चाहिए। उसी में देश की तरक्की छिपी है। क्योंकि अगर सेनाओं के शासन से देश सुधरा करते तो पाकिस्तान दुनिया के शीर्ष देशों में होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं अगले सप्ताह नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।